नमस्कार। आज हम मन की उन अनदेखी गलियों में झांक रहे हैं, है ना? मतलब जहां हमारे रोजमर्रा के विचार और एहसास भी शायद पहुंच नहीं पाते। हाँ बिल्कुल, एक पूरी की पूरी दुनिया है हमारे अंदर, सतह के ठीक नीचे। और देखिए, हमारे पास ना अचेतन मन, जुंग और बौद्ध धर्म लेख के कुछ अंश हैं। तो आज का मकसद यही है समझना कि ये पश्चिमी विचारक कार्ल जुंग और हमारी प्राचीन बौद्ध परंपरा दोनों ने मन के इन छिपे हुए हिस्सों को कैसे देखा, कैसे समझा है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प मेल है। कभी सोचा है जैसे हमारे डर होते हैं, हमारी पसंद नापसंद, आदतें, क्या हो अगर इनकी जड़ें बहुत गहरी हो, जहां हम देख भी नहीं पाते। सही बात है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं आज। हाँ, क्योंकि ज्यादातर समय तो हम क्या कहते हैं, अपनी सोच और भावनाओं की सतह पर ही रहते हैं, जैसे बस यही सब कुछ हो। बिल्कुल, पर कार्ल जुंग ने इशारा किया उस तरफ जिसे उन्होंने कहा अचेतन, अनकॉन्शियस, एक अनदेखा बहुत विशाल भंडार। भंडार? किस चीज का भंडार? इसमें सिर्फ भूली हुई यादें या दबी हुई भावनाएं ही नहीं है, बल्कि इसमें आर्केटाइप्स भी होते हैं। आर्केटाइप? ये क्या होते हैं? आर्केटाइप मतलब गहरे सार्वभौमिक पैटर्न या किरदार, जैसे हीरो का आर्केटाइप या माँ का। ये हमारी सोच, हमारे व्यवहार को अनजाने में दिशा देते हैं। अच्छा, जैसे कहानियों में होते हैं कुछ पहचाने से किरदार। हाँ, कुछ वैसा ही। ये गहरे, सबके लिए पहचाने जाने वाले मानसिक पैटर्न है। और कमाल की बात यह है कि बौद्ध धर्म में भी ऐसी ही एक मिलती जुलती अवधारणा है। हाँ, कौन सी? आलय विज्ञान, आलय विज्ञाना। इसे स्टोर हाउस चेतना भी कहते हैं। स्टोर हाउस चेतना? हाँ, एक तरह का मानसिक गोदाम समझिए, जहाँ हमारे पिछले कर्मों के संस्कार यानी छापे वो जमा होते रहते हैं। और ये बीज या संस्कार, ये सिर्फ वहाँ पड़े नहीं रहते हैं ना, मतलब ये कुछ करते हैं? बिल्कुल, ये चुपचाप नहीं रहते। ये असल में हमारे आज को, हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए बचपन में कभी मंच पर बोलते हुए बहुत डर लगा, तो उसका एक बीज या संस्कार बन गया। अब वो बीज हमें बाद में भी शायद किसी बड़ी ऑफिस मीटिंग में बोलने से बेवजह रोक सकता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि डर कहाँ से आ रहा है। वाह, ये सब हमारी जानकारी के बिना। जी हाँ, बिल्कुल पर्दे के पीछे। फिर जुंग ने छाया की भी बात की थी, है ना? शैडो, हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा जिसे हम शायद देखना नहीं चाहते, छिपाते हैं। हाँ बिल्कुल, छाया यानी वो पहलू जिन्हें हम पसंद नहीं करते या समाज जिन्हें स्वीकार नहीं करता, तो हम उन्हें दबा देते हैं, नकार देते हैं। पर क्या ये जरूरी है कि छाया हमेशा नकारात्मक ही हो? लेख में शायद ये भी था कि इसमें कुछ रचनात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। छाया सिर्फ अंधेरा नहीं है, इसमें अनदेखी क्षमताएं भी छिपी हो सकती हैं। और बौद्ध धर्म में इसी तरह की गहरी जमी हुई आदतों या प्रवृत्तियों को अनुशय कहा गया है। अनुशय? हाँ, ये वो सुप्त रुझान हैं जो चेतना की गहराइयों में सोए रहते हैं। और ये समझना जरूरी है कि यूंग की छाया और बौद्ध धर्म के अनुशय अक्सर जुड़े होते हैं। अनुशय छाया को पोषण दे सकते हैं या उसी से पैदा हो सकते हैं। अच्छा। और देखिए, सिर्फ इसलिए कि हम इन्हें जानते नहीं, इनका असर कम नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो ये अनजाने में हमें चलाते हैं। हाँ। अनजाने में यही प्रवृत्तियां हमें रिश्तों में आगे बढ़ने से डराती हैं, या बार बार एक ही तरह की गलतियां करवाती हैं, या फिर ऐसी चीजों के पीछे दौड़ाती हैं जिनसे आखिर में बस खालीपन ही मिलता है। ओफ, तो फिर सवाल ये उठता है कि करें क्या? इन गहरी परतों तक पहुंचे कैसे, अगर ये इतनी छिपी हुई हैं तो? हाँ, ये बड़ा सवाल है। यूंग का मानना था कि रास्ता जागरूकता से शुरू होता है, अंधेरे को रोशनी में लाने से, उसे देखने से, समझने से। जागरूकता? जी। और बौद्ध धर्म में तो यही सिखाता है ना, माइंडफुलनेस यानी सचेतना। बिल्कुल, माइंडफुलनेस, ध्यान, मेडिटेशन, और प्रज्ञा यानी विवेक, इनके जरिए हम इन संस्कारों और अनुशय को सिर्फ देखते नहीं बल्कि समझते हैं। कैसे? मतलब देखकर क्या होता है? हम देखते हैं कि कैसे लोभ, घृणा और मोह के बीज हमें चलाते हैं, कहां से आ रहे हैं ये, और फिर हम होशपूर्वक उन्हें सींचना बंद करते हैं। अच्छा, पानी देना बंद कर देते हैं। हाँ, एक तरह से। और उनकी जगह हम शांति, स्पष्टता और करुणा के बीज बोना और उन्हें सींचना शुरू करते हैं। यहाँ बात खुद को जबरदस्ती बदलने की नहीं है, बल्कि जो पहले से मौजूद है उसे ध्यान, धैर्य और समझ के साथ रूपांतरित करने की है, ट्रांसफॉर्म करने की। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि हजारों साल का फासला
अलग अलग संस्कृतियां पर मन की गहराइयों को समझने की कोशिशें कितनी मिलती जुलती हैं। हाँ, ये सच है। दोनों ही परंपराएं कह रही हैं कि असली बदलाव बाहर भागने से नहीं बल्कि भीतर मुड़ने से आएगा। बिल्कुल। हालांकि ये सुनने में आसान लगता है अपने अंदर झांकना, पर इसमें हिम्मत तो लगती होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अपने अनदेखे हिस्सों का सामना करना, अपनी उन भावनाओं के साथ बैठना जो हमें असहज करती हैं, वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसमें साहस चाहिए। लेकिन जब हम ये साहस करते हैं, इस अचेतन का सामना करते हैं, तो वहाँ अक्सर वो अराजकता या अंधेरा नहीं मिलता जिसका हमें डर था। तो क्या मिलता है? बल्कि हमें एक आईना मिलता है। आईना? हाँ, एक आईना जो हमारे वास्तविक स्वरूप को दिखाता है। एक ऐसा स्वरूप जो बटा हुआ या टूटा हुआ नहीं, बल्कि खुला है, जुड़ा हुआ है और कहीं ज्यादा पूर्ण है जितना हम सोचते हैं। वाह! जैसा जुंग ने कहा भी था, एक बहुत मशहूर बात है उनकी, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, ये आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। भाग्य? हाँ, हम सब यही तो करते हैं। तो मतलब सार ये है कि ये अचेतन मन या वो स्टोर हाउस चेतना, ये कोई दुश्मन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। हाँ। हमारे मन की सतह के नीचे एक भूला हुआ बगीचा जो चाहता है कि हम उसे फिर से जानें, उसे समझें। हाँ, बुद्ध ने रास्ता दिखाया और ये रास्ता कोई नई परतें जोड़ने का नहीं है, बल्कि उन्हें एक एक करके हटाने का है, जब तक कि पीछे सिर्फ मौन, सिर्फ शुद्ध जागरूकता ना रह जाए। मौन, शुद्ध जागरूकता। और आखिर में ये सवाल मन में आता है कि उस मौन में, उस शुद्ध, जागरूक और मुक्त स्वरूप से मिलने का क्या अर्थ हो सकता है? वो स्वरूप जो हमेशा से वहां था, बस इन परतों के नीचे दबा हुआ। ये सोचने वाली बात है। ये एक भीतरी सफर है और इसकी शुरुआत शायद कहीं और से नहीं, कहां से? अपने अंदर एक ईमानदार नजर डालने से होती।